डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी जो एनएमआर चल रहा है उस एनएमआर में हमारा आज ये जो टॉपिक है ये है हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि किसी भी कंपाउंड का अगर हमें एनएमआर डेटा दे रखा है तो उसके बेसिस पर हम स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए या हम ये कहें कि स्पेक्ट्रम के इंटरप्रिटेशन के लिए हमें कुछ कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ आज स्टडी करने वाले हैं। तो फॉलोइंग पैरामीटर्स आर नीडेड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी गिवन कंपाउंड। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डबल बॉन्ड इक्वलेंस या फिर हम इसको कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये अगर हमें पता चल जाए, अब डबल बॉन्ड इक्वलेंस या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है, इस चीज़ से हमें ये मालूम पड़ता है बेटा कि हमारे कंपाउंड में कोई रिंग तो नहीं प्रेजेंट या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं प्रेजेंट। तो अगर कोई रिंग, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो उससे थोड़ा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। और रिंग से मतलब ऐसा नहीं है कि बेंजीन रिंग ही हो, वो कोई 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कि इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ रिंग्स, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, और इसको हमने दिखा रखा है यू से। ठीक है, तो यू फॉर अनसैचुरेशन समझ लीजिए, या हम इसको डबल बॉन्ड इक्वलेंसी बोलते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2C+2 + n - x - h डिवाइडेड बाई 2। अब C क्या है? C यहाँ पर है कि जो भी हमारे मॉलिकुलर फॉर्म, देखना यहाँ नंबर नहीं रहा, यहाँ पर बेटा नंबर और लिख लेना, ये C इज इक्वल टू है नंबर ऑफ कार्बन्स इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन द मॉलिकुलर फॉर्मूला, और X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो U से हमें क्या, जो भी यहाँ पर डिजिट निकल कर आएगी उससे हम ये बता लगा पाएंगे कि इसमें कितना नंबर ऑफ रिंग्स हैं या कितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी मॉलिकुलर फार्मूला दिया हुआ हो, इसको अभी हम आगे बेटा बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, तो अभी तो फिर फार्मूले की बात हो रही है। तो अगर सपोज U इज इक्वल टू 1 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंड में कोई एक डबल बॉन्ड है या कोई एक रिंग प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट है। ठीक है, 1 से आप ये समझ लीजिए, 1 का मतलब, आप अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो 1 का मतलब होता है 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक, तो इसलिए हम 1 से समझ रहे हैं कि 1 डबल बॉन्ड हो सकता है या कोई एक रिंग हो सकती है। U इज इक्वल टू अगर 2 आ जाए तो इसका मतलब है, अब 2 है तो 2 से क्या मालूम पड़ रहा है? 2 पाई बॉन्ड। तो इसका 2 पाई बॉन्ड कहाँ पर होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड में। तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या फिर 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 डबल बॉन्ड बनाएं यहाँ पर तो इसका मतलब तो एक पाई बॉन्ड है ये, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड भी है यहाँ पर, तो 2 पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड या तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड में हो सकते हैं, ये दोनों पाई होते हैं ना, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है। तो या तो 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो। यानी रिंग का मतलब वन, एक चीज आ गई आपकी, या तो डबल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड होंगे, या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है। ठीक है, इसको अभी आप जब एग्जाम्पल लेंगे ना तब हम और अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट है क्या, इसके अलावा कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है। जब मैंने केमिकल शिफ्ट समझाया था आपको तो ये वैल्यूज तब भी कराई थी, लेकिन एक बार मैंने इनकी टेबल की फॉर्म में इनको बना दिया है। तो ये आप अगर लर्न कर लेंगे बेटा तो इससे क्या होगा, हेल्प मिल जाएगी आपको। जैसे कंपटीशन लेवल पे जो आते हैं हमारे क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है। हालांकि एमएससी लेवल पे तो इस तरह से जो पूछा जाएगा वो मैं आपको कराई दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये जो सबसे पहले लिखा है कि प्रोटॉन अटैच टू sp3 कार्बन हैविंग नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हमारा हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो sp3 कार्बन है और इस sp3 कार्बन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड नहीं है, तब उसकी वैल्यू होगी 0.5 टू 2 ppm। ठीक, तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको थोड़ा सा लर्न करनी पड़ेंगी, और इजी है लर्न करना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिर नेक्स्ट है प्रोटॉन अटैच टू sp3 कार्बन हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अभी भी हमारा प्रोटॉन वही है कि sp3 कार्बन से अटैच है, लेकिन अब की बार क्या है, अगर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, कोई भी ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, कुछ भी हो सकते हैं वो,
तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तब उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 to 5 ppm। तो ये आप ये लाइन से है तो लाइन से लिखा हुआ है तो इसलिए याद करने में आसानी भी रहेगी। 0.5 to 2 ppm sp3 कार्बन हैविंग नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर 2 to 5 जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम sp3 कार्बन से अटैच्ड होगा। फिर क्या है, नेक्स्ट है प्रोटॉन अटैच टू sp2 कार्बन। sp2 कार्बन मतलब कोई डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच्ड है तब उसकी वैल्यू है 5 to 8.5। और ये 8.5 यानी अगर हमारा ना 7 या 6 से भी समझ लीजिए, 6 से लेके पूरा 8.5 तक वो होता है पूरा एरोमेटिक रीजन। ठीक, तो अगर 6 से ऊपर आपको वैल्यू देखने को मिल रही है तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी सारे कार्बन sp2 ही है। तो ये sp2 कार्बन एरोमेटिक कार्बन से अटैच प्रोटॉन भी हो सकता है या ऐसा प्रोटॉन जो किसी एल्कीन से अटैच्ड हो। तो इन दोनों की कंबाइन करके ये वैल्यू लिखी है 5.8.5। तो बस इतना ध्यान रखना कि एरोमेटिक कार्बन के लिए जनरली जो होता है ना 7, 7.5 इस तरह से वैल्यू होती है। तो जैसे ही 7, 7.5 आपको दिखाई दे तो वहां पर आप एरोमेटिक उसको समझ सकते हैं कि वो वहां पर रिंग प्रेजेंट है और वो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स दे रखे हैं उन प्रोटॉन की वैल्यू जो होगी वो केमिकल शिफ्ट की वो 7 to 8.5 हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रोटॉन अटैच टू sp कार्बन। sp कार्बन से मतलब हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है और उससे कोई प्रोटॉन अगर अटैच्ड है तो उसके लिए वैल्यू होती है 2 to 3 ppm। ये वैल्यू थोड़ी सी देखिए, आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज इंक्रीजिंग वे में आ रही हैं, लेकिन बस ये वैल्यू बीच में आ गई, ये थोड़ी सी अलग है। ये बताया भी था मैंने आपको जब मैंने एसिटिलीन समझाया था आपको कि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जब बताया था आप लोगों को, तो इसके क्योंकि एसिटिलीन का ओरिएंटेशन इस तरीके का होता है कि उसके जो प्रोटॉन्स होते हैं वो शील्डेड रीजन में आते हैं। बाकी सब जगह हमने देखा था कि वो डी शील्डेड रीजन में आए थे। ठीक है, तो शील्डेड रीजन में है इसलिए इनकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो ये वैल्यू थोड़ी सी अलग जा रही है, बाकी सब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। फिर हमारा होता है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन। तो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये और यहाँ, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप से अटैच्ड। तो यहाँ पर भी एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट था हमारा, और इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ये सब मैं समझा चुकी हूँ बेटा कि ये वैल्यू किस वजह से आ रही है। तो इसकी एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की वैल्यू हो जाएगी 8.5 to 10 ppm। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वैल्यूज ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगी। ये मतलब ये तो एक क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ये। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H। तो ये वाला जो H है इसकी वैल्यू क्या होगी 10 to 12.5। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये वैल्यूज़ हैं आपको ध्यान में रखनी है। बस इसमें 2 to 3 ppm जो है बीच में आया हुआ है, बाकी सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में और आप इजीली याद भी कर सकते हैं, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अगर OCH2 ग्रुप है तो OCH2 ग्रुप है तब वैल्यू जो होती है ये 4 to 4.5 ppm होती है। और OC कई बार होता है जैसे ना स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा आपको या स्ट्रक्चर नहीं भी दिया, या जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना कई बार कंपटीशन लेवल में, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर गिवन होते हैं, फिर आपको पता लगाना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है उसमें से सही होगा। तो उसके लिए ये वैल्यूज़ जो हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो OCH2 के लिए 4 to 4.5 और OCH3 अगर ग्रुप है तो 3.5 to 4 ppm। तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, जैसे यहाँ पर OCH3 में 3 है तो इसकी वैल्यू 3 से ही शुरू है, तो ये 3.5 to 4.5 होती है OCH3 और OCH2 की। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं केमिकल शिफ्ट्स की जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके ना एग्जाम्पल्स करते हैं, तो एग्जाम्पल से आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल ये रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, एक डेटा दिया हुआ है NMR का और उसके बाद उसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो जब भी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता है तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालते हैं। तो वो फार्मूला था ही आपके पास, उस फार्मूले में सिर्फ आपने पुट कर देनी है यहाँ पर, क्योंकि इस वाले हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें खाली कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं, तो बस कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो 2 into 10, क्योंकि कार्बन 10 है इसलिए 2 into 10 किया, प्लस 2 तो है ही, कोई नाइट्रोजन नहीं है इसलिए 0, कोई हेलोजन नहीं है इसलिए 0, और हाइड्रोजन हमारे 14 है, डिवाइडेड बाय आ गया 2। यहाँ पर U की वैल्यू आई 4। अब ये U की वैल्यू 4 बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो U जब भी कभी ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 होता है, 4 से ज़्यादा हो या 4 हो, तो मैक्सिमम टाइम वहाँ पर क्या होता है, इस 4 का क्या मतलब होता है, 3 डबल बॉन्ड और एक रिंग। ठीक, और वो रिंग ये वाली होती है।
6 मेंबर्ड रिंग होती है वो, और 6 मेंबर्ड रिंग में अगर मैं 3 डबल बॉन्ड बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर U की वैल्यू 4 या ग्रेटर देन 4 हो तो वहां पर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि U मीन्स देयर इज वन रिंग, एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड, तो ये 3 हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 4। तो इस तरह से हम ये U की वैल्यू को डिटरमिन मतलब इससे करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उससे हम कैसे निकाल पा रहे हैं कि एक रिंग है या 3 डबल बॉन्ड है, तो वो हम इसकी वैल्यू के बेसिस पर बता देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, अब हमने ये डेटास पढ़े, तो सबसे पहले लिखा हुआ है अ सिंगलेट जिसकी डेल्टा वैल्यू गिवन है 7.3 और लिख रखा है 5 हाइड्रोजन। तो बेटा ये चीज भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी डेल्टा वैल्यू 6 से ज्यादा होगी, 7, 7.5, 8, 8.5 हो और साथ में लिखे होंगे 5 हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली वो एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात कर रहा है, और एरोमेटिक रिंग हमारी प्रेजेंट भी है, वो हमें यहाँ देख के भी लग गया क्योंकि U की वैल्यू हमारी 4 आई है। तो यही चीज यहाँ लिखी है कि सिंगलेट एट 7.3 कॉरेस्पॉन्ड टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ बेंजीन रिंग। और आप देख रहे होंगे बेंजीन रिंग में नॉर्मली क्या होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन यहां पर लिखे हैं खाली 5 हाइड्रोजन। तो 5 हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि एक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हम इसको यहां पर कुछ भी चीज सब्स्टिट्यूटेड होगी यहां पर। ठीक है, तो जब भी कभी ये इसका मतलब है, देखो इस डेटा का क्या मतलब है कि 5 हाइड्रोजन की डेल्टा वैल्यू है 7.3, यानी केमिकल शिफ्ट वैल्यू एट 7.3, और उसके लिए हमें एक सिंगलेट मिल रही है। ठीक है, तो वो सिंगलेट कैसे मिल रही है वो तो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम समझेंगे। ठीक, फिर सेकंड है अ मल्टीप्लेट, फिर डेल्टा वैल्यू है 2.0 और 1H के लिए मिल रही है। तो अगर 1H के लिए मिल रही है तो इसका मतलब वहां पर CH ग्रुप होगा, क्योंकि एक यहां पर जितने भी H लिखे होते हैं ना, वो H कहां से, वो किसी ना किसी कार्बन से तो अटैच होंगे, मतलब आगे हम देखेंगे कहीं ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी अटैच हो सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम वो हम यही दिखाएं सोचेंगे कि वो कार्बन से अटैच हैं। ठीक है, तो अगर एक कार्बन से, क्योंकि 1H लिखा है तो कार्बन से जैसे ही हम एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो कार्बन की बाकी 3 वैलेंसीज भी आएंगी। तो इन अब क्योंकि देखो इसकी हमें मल्टीप्लेट मिल रही है, इस CH के लिए हमें मल्टीप्लेट मिल रही है, और मल्टीप्लेट इस वजह से मिल रही होगी क्योंकि ये पोजीशन और यहाँ पोजीशन और यहाँ पोजीशन, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट्स होंगे, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट्स होंगे जिनकी वजह से कपलिंग हो रही होगी, और इस CH की मल्टीप्लेट हमें देखने को मिल रही होगी। तो फिलहाल तो हम इतना समझ ले रहे हैं कि एक CH प्रोटॉन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है अ डबलेट, डेल्टा वैल्यू है 2.5 और यहां पर है 2H। जब लिखा है 2H तो इसका मतलब ये ग्रुप हमारा CH2 ग्रुप होगा, और CH2 के लिए लिखा हुआ है डबलेट। डबलेट का मतलब इससे क्या हो, CH2 से आगे कोई ना कोई एक CH जरूर अटैच्ड होगा, क्योंकि जब ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में कपलिंग करेंगे तो देखो CH2 की अगर हमें मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, मल्टीप्लिसिटी मैंने आपको बताई थी, हम N+1 रूल से निकालते हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि नेबर में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो CH2 के नेबर में क्योंकि 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 मीन्स डबलेट, तो इसलिए इस CH2 की डबलेट मिल रही है। तो ये हमने अपने आप से लगा लिया कि CH2 के साथ CH अटैच है, और CH तो हम पहले भी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारा CH यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ फॉर्मूला एक अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये इस तरह से बॉन्ड, अभी हमें यहाँ तो नहीं पता क्या है, लेकिन डबलेट मिल रही है तो ये CH जरूर होगा यहाँ पर, तो इस तरह से जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है, और CH2 की क्योंकि डबलेट मिल रही है, तो डबलेट मिल रही है हमारी सिर्फ इसी प्रोटॉन की वजह से, तो यहां पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहां पर सिंपल कार्बन ही होगा आपका, कोई यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसकी भी उसके साथ भी कपलिंग करता है ये प्रोटॉन, और फिर जो है इसकी जो है कुछ ना कुछ मल्टीप्लेट निकल के आती, मतलब डबलेट के अलावा भी कुछ ना कुछ और निकल के आता। ठीक, फिर लास्ट में है अ डबलेट, डेल्टा वैल्यू है 1 और ये है 6 हाइड्रोजन की। अब देखो 6 हाइड्रोजन है, अब ये जब भी कभी ऐसा हो ना, 6 हाइड्रोजन भी बहुत कॉमन होते हैं, 6 हाइड्रोजन हो, 3 हाइड्रोजन हो या 9 हाइड्रोजन लिखा हुआ हो, तो जनरली वो CH3 ग्रुप के होते हैं। तो देखो अगर हम CH3 बना देंगे तो यहाँ पर तो खाली 3 ही हाइड्रोजन है, तो हमें 3 और चाहिए, तो यानी एक और मिथाइल, यानी 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और आप देख रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप के लिए डबलेट मिल रही है, यानी ये दोनों मिथाइल ग्रुप किसी CH से अटैच्ड हैं। देखो ये अगर मैं यहाँ CH लिख दूं, यहां पर CH3 और ये CH3, ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों CH3 तो सेम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, तो ये दोनों जो 6 के 6 हाइड्रोजन है वो होमोटॉपिक है, और ये कपलिंग करेंगे इस H के साथ। तो जब इस H के साथ कपलिंग करेंगे तो इन दोनों का जो एक सिग्नल मिल रहा होगा वो जब टूटेगा, जब उसमें स्प्लिटिंग होगी,
तो उसके लिए कितनी पीक्स मिलेंगी वो हम n+1 रूल से निकालेंगे, और n का नंबर यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 2 यानी डबलेट, तो वही डबलेट यहाँ पर हमें दिखाई भी दे रही है। तो हमें यहाँ से स्ट्रक्चर से ये भी मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर हम CH3 लिख सकते हैं और ये CH3 लिख सकते हैं। देखो सब कुछ आ गया। और अभी हमारी बेंजीन रिंग रहती है, तो यानी जो ये कार्बन मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ पर अगर आप बेंजीन रिंग लगा देंगे तो स्ट्रक्चर आपके पास खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने दिखा दिया। अब देखो, अब फिर से एक बार इसका चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डेटा दिए हुए थे। तो शुरू में लिखा हुआ था अ सिंगलेट, जिसकी डेल्टा वैल्यू 7.3 थी और 5 हाइड्रोजन थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरे 5 हाइड्रोजन है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। और ये सारे हाइड्रोजन बिल्कुल सेम है, ठीक है, आपस में तो कपलिंग होगी नहीं इनकी, ठीक। और जब आपस में कपलिंग नहीं होगी तो हमें, और इस जो भी हमारा ये पूरा एरोमेटिक कार्बन निकलते हैं इनकी हमेशा सिंगलेट ही मिलती है, मतलब जब भी कभी ये मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमेशा इनकी सिंगलेट ही देखने को मिलेगी हमें, तो वही सिंगलेट हमें यहाँ मिल रही है, ठीक। अब नेक्स्ट आ गया अ मल्टीप्लेट, और किसकी मल्टीप्लेट है, 1 हाइड्रोजन के लिए। तो 1 हाइड्रोजन के लिए मल्टीप्लेट कैसे मिलेगी, ये है हमारा वो 1 हाइड्रोजन, दिख रहा है ना यहाँ पर 1 है। मल्टीप्लेट क्यों मिल रही है, क्योंकि ये वाला प्रोटॉन इन CH3 के साथ भी कपलिंग कर रहा है और इस CH2 के साथ भी कपलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, वैसे तो मैंने आपको बताया था क्योंकि ये दोनों CH3 अलग है और वो CH3 अलग है, तो हमारा फॉर्मूला n+1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे n-+1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे n"-1, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं तो कैसे हम दिखाते हैं। पर अब मैं एक बार के लिए अगर हम सिंपल n+1 भी लगा दें और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी देखें तो 3 और 3 6 7 8, तो ये 8 + 1, तो यानी कि यहाँ पर 9 पीक्स, वही मल्टीप्लेट ही हो गया उसका मतलब, तो इसलिए इसकी यहाँ पर मल्टीप्लेट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट था नंबर 3 पॉइंट पे अ डबलेट, किनकी, 2 हाइड्रोजन्स की। तो 2 हाइड्रोजन्स कहाँ पर हैं, ये है हमारे वो 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन की डबलेट हमें किस वजह से मिल रही है, इस CH प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि CH में वही एक नंबर है, एक ही प्रोटॉन है, तो n+1 रूल लगाएंगे तो 1 + 1, तो इसलिए डबलेट। और अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसकी यहाँ पर हमें डबलेट देखने को मिली। फिर नेक्स्ट है अ डबलेट, किसकी, 6 हाइड्रोजन्स की। तो 6 हाइड्रोजन्स की डबलेट अभी मैंने आपको समझाया, ये दोनों CH3 क्योंकि आपस में तो कपल करेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो दोनों सेम है, ये कपलिंग करेंगे इस CH प्रोटॉन के साथ, और कपलिंग के लिए वही n+1 रूल लगाएंगे, और क्योंकि ये H एक ही है यहाँ पर तो इसलिए हमने 1 + 1 लगाया और 2, इसलिए इन दोनों CH3 की हमें डबलेट देखने को मिली। तो एक बार मैं इसको पूरे को इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो इस वजह, तो इस बेसिस पर तो बस आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ हाइड्रोजन लिखे, सबसे पहला काम तो आपने डबल बॉन्ड इक्वलेंस या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लिया। उसके बाद जो भी यहाँ वैल्यू आई उसी के बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर कितने रिंग, कितने डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 4 या > 4 हो तो वहां पर एरोमेटिक रिंग होने के बिल्कुल चांसेस होते हैं, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है हमेशा 1, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब हो गया यहाँ पर 2 नंबर, तो 2 पाई बॉन्ड हैं अगर, वही जैसे मैंने अभी पहले समझाया था, तो 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर जो है नंबर आपका इस डिजिट के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 था तो एक रिंग थी, तो एक रिंग के लिए हमने 1 लिख दिया, और 3 डबल बॉन्ड थे तो 3 लिखा, और 1 + 3 = हमारा हो गया 4, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया, उसके बाद जो भी आपके सामने ये लिखे हैं, ये जो 5 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपने देखा कहीं कोई हेटेरो एटम तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सब कार्बन से ही अटैच्ड होंगे। तो भाई जब ये 5 हाइड्रोजन है तो हम कभी भी CH5 तो लिखेंगे नहीं, तो ये आप खुद भी समझ जाएंगे। जैसे ही 5 हाइड्रोजन हो, ये चीज, ये तो बहुत अच्छी पहचान है, 5 हाइड्रोजन होंगे, डेल्टा वैल्यू 6 से 8 के बीच में होगी, तो वो एरोमेटिक कार्बन की ही होगी, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोजन्स की ही होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर एक ही प्रोटॉन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये CH ग्रुप है। यहाँ पर 2 प्रोटॉन लिखे हैं, इसका मतलब ये CH2 है। यहाँ पर 6, जैसे 6H आए तो वहां पर आपको देखना है कि वो 2 ग्रुप्स हैं, बस। उसके बाद आप देख लीजिए किसकी डबलेट मिल रही है, तो डबलेट किस वजह से मिल रही होगी, मल्टीप्लेट किस वजह से मिल रही होगी, तो उससे ना फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हो सकता है बेटा शुरू शुरू में आपको थोड़ा टफ लगे ये कि कैसे समझा रही है मैम, लेकिन आप खुद से करोगे ना इसको तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, मतलब MSc लेवल पे तो मुश्किल नहीं होता है एटलीस्ट, हाँ नेट वेट का एग्जाम देंगे तो थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल आते हैं। अब देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा C5H9Cl3, तो सबसे पहला हमारा काम है U निकालना। तो U हमने इसको सब सॉल्व किया, आंसर हमारा आ गया 0। तो जब भी 0 आंसर आएगा इसका मतलब रिंग, ना तो कोई रिंग है
कंपाउंड में और ना ही कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वही है, कोई रिंग विंग नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक। तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं सारे के सारे, ठीक। अब हम देखते हैं अपने डेटा पर, डेटा पर हम गए तो डेल्टा वैल्यू है 1.0, तो कई बार ऐसे भी लिखा है डी, तो डी फॉर होता है डबलेट, ठीक है। और डेल्टा वैल्यू पहले दे रखी है और उसके आगे लिखा है 6H, तो जैसे ही आपको 6H दिखाई दे तो कभी भी CH6 तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये दो प्रोटॉन्स, दो टाइप्स के, मतलब दो में डिवाइड कर लीजिए इसको, एक CH3 है और दूसरा भी CH3 है। और देखो इन CH3 की वही से फिर से डबलेट मिल रही है, तो डबलेट कैसे मिल सकती है? डबलेट सिर्फ इसी कंडीशन में मिल सकती है जब ये एक CH से अटैच्ड होंगे, क्योंकि जब हम इनकी डबलेट, इसकी पीक्स को ये डिसाइड करेंगे कि कितने में टूटेगी, तो बस वही n+1 का रूल लगाएंगे, और n क्योंकि 1 है तो इसलिए 1 + 1 2, तो ये डबलेट इस तरह से मिल सकती है। फिर यहां पर हमने देखा ये 1H, अब 1H है तो इसका मतलब CH ग्रुप है, तो CH ग्रुप तो हम पहले ही लगा चुके हैं। और देखिए CH ग्रुप के लिए M लिखा है, M क्या होता है? मल्टीप्लेट। तो इस CH की मल्टीप्लेट क्यों मिल रही होगी? क्योंकि यहां पर इसके साथ 6 प्रोटॉन्स अटैच्ड हैं, तो 6 + 1 = 7, यानी सेप्टेट मिल रही है। और सेप्टेट को हम, सेप्टेट हो या क्विंटेट हो, क्वार्टेट हो, कई बार M भी लिखा हुआ होता है उसके लिए, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लेट। तो यहां पर मल्टीप्लेट भी मिल रही है, तो ये 1H इसी के लिए लिखा हुआ होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड, ये क्या है? S20 होता है सिंगलेट, और फिर लिखा हुआ है CH2। तो अगर CH2 के लिए सिंगलेट लिखा हुआ है तो बेटा वो CH2 इससे तो अटैच्ड होने से ही रहा। यहां पर CH2 अगर मैं अटैच्ड कर दूं तो CH2 की तो फिर यहां पर डबलेट आएगी। क्यों? CH2 की डबलेट इस वाले प्रोटॉन की वजह से आएगी, क्योंकि नेबर में H है। तो इसका मतलब इस CH2 और यहां पर लिखा है CH2 की सिंगलेट, तो इससे ये पता चलता है कि CH2 और CH ये आपस में अटैच्ड नहीं है। CH2 के बगल में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा कार्बन है जिससे कोई प्रोटॉन मतलब जिससे कोई प्रोटॉन अटैच्ड ही नहीं है। तो हमारा स्ट्रक्चर अभी तक सिर्फ हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसके बाद वो पिछले बार मैं ये आपको बताना भूल गई, जैसे ही आपके पास ये सारे, आपने सब कुछ लगा दिया और आपको ये आइडिया भी हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है? सबसे पहले तो कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज हैं वो देखिएगा। देखो CH3 के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब हर कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए। तो देखो इस CH3 की भी पूरी है, ये CH3 पूरा है, ये CH के पास एक H है, बाकी 3 यहाँ पर बॉन्ड्स हैं, तो 4 हो गई। यहाँ पर इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, अभी 2 वैलेंसीज बाकी हैं, तो हम यहाँ 2 बॉन्ड लगा देंगे, ठीक। ये CH2 है, 2 CH2 तो यहाँ पर है, 2 H तो है ही और एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब अभी इसके पास कोई एक बॉन्ड यहाँ पर और अटैच्ड होना है, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आया वो ये बन के आ गया। अब इससे एक बार मैच कर लीजिए अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को। मॉलिक्यूलर फार्मूला में 5 कार्बन है, तो यहाँ पर भी आपको 5 कार्बन दिख रहे होंगे, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 कार्बन तो पूरे हो गए। 9 हाइड्रोजन्स हैं, तो देखते हैं 9 हाइड्रोजन्स पूरी हुई कि नहीं हुई। तो ये 3, ये 3, 3 और 3 6, ये हो गई एक 7, और यहाँ पर 2 हैं तो 9, तो 9 भी पूरी हो गई है। अब बचे 2 Cl, मतलब 3 Cl3। तो देखो हमारे पास बॉन्ड भी कितने बचे हैं? ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, जिसमें हमें नहीं पता कि क्या जुड़ा है, तो वो तीनों Cl ही होंगे। तो बस हमने यहाँ Cl लगाया, ये Cl लगाया और यहाँ पर Cl लगा दो, बस स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन के आ गया। और फिर आप इस पे एक बार इसको मैच कर लीजिए अपने डेटा से। तो डेटा से हम अगर मैच करेंगे तो देखो डेल्टा 1 है, डेल्टा = 1 है 6H की, यानी ये हमारा CH3 प्रोटॉन के लिए हमारी डेल्टा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 1 है। अभी अभी हमने देखा था जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पढ़ी कि हमारा जो sp3 कार्बन है, अगर उससे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है तो जो भी उसके प्रोटॉन्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? उनकी वैल्यू अभी हम देख ले रहे हैं, यहाँ पर 0.5 से 2 ppm लिखी हुई है ना, ये है 0.5 से 2 ppm, तो बस वही हमने यहाँ पर लिखी। यहाँ पर इसीलिए इसकी वैल्यू देख रहे हैं, ये खाली 1 ppm, तो 0.5 से 2 के बीच में आ भी रही है यहाँ पर, ये दोनों CH3 के लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे हम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मल्टीप्लेट मिल रही है सिर्फ एक हाइड्रोजन के लिए, तो और मल्टीप्लेट हमने यहाँ देखी, ये CH है और इसकी मल्टीप्लेट इन दोनों CH3 की वजह से मिल रही है, और इसकी वैल्यू भी डेल्टा वैल्यू देख रहे हैं 1.5 है। तो वही हमारा एक ऐसा प्रोटॉन है जो एक ऐसे sp3 कार्बन से ही अटैच्ड है और वो उस कार्बन से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें CH2 के लिए हमें सिंगलेट मिल रही है, तो यहाँ पर CH2 के लिए हमें सिंगलेट
रही है, क्योंकि इधर की साइड भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और इधर की साइड भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इस CH2 की तो एक ही सिग्नल आएगा और वो सिंगलेट ही होगा, तो उसको हम सिंगलेट ही बोलते हैं। ठीक, और आप देख रहे हैं इसकी डेल्टा वैल्यू है 3.3, यानी कि ये वाला प्रोटॉन, जो ये दो प्रोटॉन है, एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हैं जिनके बगल में क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब अटैच्ड हुआ तो वो वैल्यू कहां से कहां पहुंच रही थी, वो हमारी 2 to 5 ppm आ रही थी। देखिए ये आ रही है ना, यहां पर देख रहे हैं 2 to 5 ppm, तो 2 से 5 के बीच में आ रही थी, तो वही 2 से 5 के बीच में यहां पर भी आ रही है। तो वो सब कुछ हमारा, ये सब कुछ सही बैठ रहा है, तो उस हिसाब से हम अपना स्ट्रक्चर जो है ये बता सकते हैं। तो जैसे ही आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालेंगे तो आपके पास जैसे ये स्ट्रक्चर आ गया कि कितनी रिंग हो सकते हैं, कितने डबल बॉन्ड है या नहीं है, वो आपने देख लिया। और उसके बाद आप ना स्ट्रक्चर बनाते चले जाइए, और स्ट्रक्चर के बाद फिर अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच कर लीजिए। कार्बन की वैलेंसीज को देखिए, वो वैलेंसीज वहां पर फ्री छोड़ दीजिए, और जितने एटम्स अगर एक्स्ट्रा बचेंगे तो बस उनको वहां पर ऐड कर देना है, सिंपल। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अच्छा 3 पे क्या है, एक सेकंड में जरा इसमें पेन फिर से चेंज करती हूँ। हाँ, 3 में क्या दे रखा है, हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है C9H11Br। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, अपने U निकालेंगे। U हमने निकाला, आंसर आ गया 4। अब जैसे ही 4 आ गया, बस आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1 रिंग और 3 डबल बॉन्ड, मैक्सिमम टाइम यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग है, तो वो हमने यहाँ पर बना ली। ठीक, ये हमने यहाँ 3 डबल बॉन्ड बना दी, तो 3 डबल बॉन्ड हो गए और एक रिंग हो गई। फिर हम चलते हैं अपने डेटा पर। तो सबसे पहले वही देखो, सिंगलेट मिल रही है 7.25 पे 5 हाइड्रोजन के लिए, तो इसका मतलब क्या है, वही एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है और इस पर कहीं ना कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन है, तो बस वो सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ बना दिया। ठीक, बाकी ये 5 हाइड्रोजन बचेंगे ही बचेंगे, और उन्हीं के लिए वो 7.25 मिल रही है और सिंगलेट मिल रही है। फिर आते हैं हम इस पे, मल्टीप्लेट मिल रही है, लेकिन कितने हाइड्रोजन के लिए, CH के लिए मिल रही है, तो हमने बना दिया यहाँ पर एक CH है। ठीक है, अभी उसकी मल्टीप्लेट मिल रही है, देखेंगे क्यों मिल रही है वो मल्टीप्लेट। अभी तो हमें सिर्फ इतना मालूम पड़ा कि CH है, और अगर हमारे पास CH है तो CH से क्या होगा, क्योंकि हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो हमने एक तो हाइड्रोजन है ही इसके पास, तो एक बॉन्ड तो इसको ही मान लेंगे, दूसरा बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, और चौथा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं डबलेट। डबलेट किसकी मिल रही है, 2 हाइड्रोजन्स की। अब डबलेट क्यों मिल रही होगी, 2 हाइड्रोजन्स की मिल रही है, इसका मतलब वो CH2 ग्रुप है। तो वो अगर CH2 ग्रुप है, तो मैं अगर उसको यहां लिख दूं, तो देखो इस CH2 ग्रुप की डबलेट कब मिलेगी, जब वो इस वाले प्रोटॉन के साथ कपल करेगा। N+1 रूल लगाएंगे, 1+1, तो इसकी हमें डबलेट मिलेगी। और डबलेट मिल रही है तो इसका मतलब इस वाले बॉन्ड से, जो इसके इधर की साइड एक बॉन्ड भी तो होगा, वहां पर कोई ना कोई ऐसा कार्बन अटैच है जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो एरोमेटिक कार्बन ही होगा, और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहां अटैच कर दिया। फिर नेक्स्ट है, डबलेट मिल रही है, लेकिन कितने की, 3 हाइड्रोजन की। तो जैसे ही 3 हाइड्रोजन आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए CH3, और क्योंकि वो डबलेट मिल रही है तो इसका मतलब वो CH3 कहीं ना कहीं CH से अटैच्ड है, तो वो CH हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो हमने यहां लगा दिया वो CH3। अब आप देखो अपने फॉर्मूला से मिला के, तो C तो 9 होने चाहिए, तो C9 है भी, 6 तो एरोमेटिक रिंग में है ही हमारे, 7 ये हो गया, 8 यहां पर आ गया, और 9 हमारा यहां आ गया, तो C9 हो गए। H11 है, तो 3 हाइड्रोजन हमारे यहां हो गए, 3 और एक 4 ये हो गया, 6 हो गए, 4 2 6, और 5 हमारे एरोमेटिक रिंग में है, तो 6 5 11 होते हैं, तो ये C9। अब देख रहे हैं आप, ये हमारा स्ट्रक्चर की कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन के हमारे पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो 2 तो हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर लग गया और एक बॉन्ड इधर लग गया। अब जो ये CH आया, इस CH के हमने 3 बॉन्ड बनाए थे, तो इधर की साइड तो CH3 है ही, इधर की साइड ये CH2 है, लेकिन अभी नीचे कुछ नहीं है, ये खाली है, और हमारे पास देख रहे हैं हम कि एक Br है, तो बस इस Br को हम यहाँ लिख देंगे, तो हमने ये Br यहाँ लिख दिया। और CH3, तो CH3 का तो एक बॉन्ड अटैच है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा डेटा, तो यही स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर निकल के आया। ठीक, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, तो सिंगलेट तो मिलेगी एरोमेटिक कार्बन की, तो वो एरोमेटिक हाइड्रोजन की, मैं बार बार उसे कार्बन बोल रही हूँ, तो एरोमेटिक हाइड्रोजन्स की हमें यहाँ पर एक सिंगलेट मिलेगी, और डेल्टा वैल्यू से भी हमें मालूम पड़ रहा है। फिर मल्टीप्लेट मिली एक हाइड्रोजन की,
और एक हाइड्रोजन की देख रहे हैं आप 3.40 है, तो 3.40 क्यों हुई? ये CH इसकी वजह से मिल रही है, इस CH की वजह से है ये, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है तो CH लिख दिया। और वो हमें 3.40 डेल्टा वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो प्रोटॉन जो है एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, तो वो 2 to 5 ppm रेंज होती है उसकी, 2 से 5 के बीच में, तो 3.40 मिल भी रही है। और मल्टीप्लेट क्यों मिल रही है? क्योंकि ये CH इस CH3 प्रोटॉन से और इस CH2 प्रोटॉन से, दोनों ही प्रोटॉन से कपलिंग करेगा, ठीक है। तो n+1 अगर हम रूल लगा दें तो 3+1 यहां पर इसकी वजह से हमें मिल जाएगी इसकी क्वार्टेट, और इस CH2 की वजह से हमें ये क्वार्टेट फिर फर्दर ट्रिपलेट में डिवाइड टूट जाएगी, ठीक है। तो क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट कह लीजिए या ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट, वही हमें इसकी मल्टीप्लेट, कुल मिलाकर हम उसको बोलेंगे मल्टीप्लेट। तो ये हमारी मल्टीप्लेट मिली, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारी डबलेट, किनकी? 2 हाइड्रोजन की डबलेट है। तो वो 2 हाइड्रोजन तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं CH2, और डबलेट क्यों मिल रही है? उनकी इस वाले CH प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये आता है 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के लिए फिर डबलेट मिल रही है, तो CH3 यानी कि CH से अटैच्ड है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4 हमारा। अच्छा, एग्जाम्पल 4 में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, हमने U की वैल्यू निकाली। अब देख रहे हैं U की वैल्यू 5 निकली है, यानी ग्रेटर देन 4 तो है ही। तो इसका मतलब एक एरोमेटिक रिंग अगर हम बना दें तो एक एरोमेटिक रिंग से हमारे पास क्या डिजिट आएगी? सिर्फ 4 आएगी, क्योंकि 3 तो हमने डबल बॉन्ड बना दिए और एक हमारी रिंग हो गई, तो इसका मतलब 4। तो अभी एक और बचा है, और 1 अगर बचा है तो हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है इसमें 4 डबल बॉन्ड हो। तो 4 डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होंगे? रिंग में तो 3 ही बन सकते हैं। तो इसका मतलब जो इसके बाहर यहाँ सब्स्टिट्यूशन जब हम दिखाएंगे, सब्स्टिट्यूशन में जो भी चीज हम जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पर कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये 1 रिंग लिखा है और 4 डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, ठीक। अब फिर से हम जाते हैं, देखो एक सिंगलेट है, वही 7.22 पर 5 हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है वही हमारे पास एक बेंजीन रिंग तो है ही है। फिर एक सिंगलेट मिल रही है 2 हाइड्रोजन की वजह से। अगर 2 हाइड्रोजन की वजह से मिली तो सबसे पहले तो हम CH2 लिख देंगे, और क्योंकि उसकी सिंगलेट मिल रही है तो सिंगलेट मिलने का मतलब है इसके जो इधर स्ट्रक्चर है, इधर बॉन्ड है और इधर बॉन्ड है, दोनों तरफ सिंपल कार्बन ही अटैच्ड हैं, कोई हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वार्टेट। क्वार्टेट किसकी मिल रही है? 2 हाइड्रोजन की। अब 2 हाइड्रोजन की क्वार्टेट मिलने का क्या रीजन होगा? क्वार्टेट हमें कब मिल सकती है? कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है, मतलब 2 हाइड्रोजन के लिए हमें क्वार्टेट कब मिलेगी? क्वार्टेट हमें मिलेगी, सबसे पहले तो हम लिख ले रहे हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक। और 2, इसको नहीं, यहाँ नहीं लिखती मैं, इसको यहाँ छोड़ दीजिए बस, इस स्ट्रक्चर को। अरे एक सेकेंड, मैं पहले इसको पूरा इरेज कर दूं, क्योंकि जो जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं ना उनको हमें अलग अलग लिखना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे उसको। तो सबसे पहले तो हमें एक मालूम पड़ा कि ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, और इसमें एक सब्स्टिट्यूशन है, तभी हम 5 हाइड्रोजन बना रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था एक सिंगलेट मिल रही है 2 हाइड्रोजन की वजह से, तो CH2 बना दिया, 2 हाइड्रोजन की वजह से मिल रही है, यानी इधर इधर की साइड सिर्फ कार्बन और कार्बन अटैच्ड हैं, ठीक। और फिर इन कार्बन की भी वैलेंसीज बना दो, ये हमारी कार्बन की वैलेंसीज बन गई, ठीक। अच्छा क्वार्टेट, हाँ क्वार्टेट की बात कर रहे थे हम, तो CH दो हाइड्रोजन की क्वार्टेट मिल रही है, तो 2 हाइड्रोजन की क्वार्टेट कब मिल सकती है? जब ये CH2 किसी CH3 से अटैच्ड हो। अब आप खुद देख लीजिए, ये CH2 के लिए, ये जब CH2 कपलिंग करेगा तो इन्हीं 3 प्रोटॉन से तो करेगा, और हम n+1 रूल लगाएंगे, तो n+1 के लिए n+1 नेबरिंग प्रोटॉन का नंबर कितना है? 3, तो वही 3+1, और इसलिए इस CH2 की आ जाएगी क्वार्टेट, ठीक है। फिर आगे हम देख भी रहे हैं कि ट्रिपलेट मिल रही है किसकी? 3 हाइड्रोजन की, तो CH3, इन CH3 की क्या मिलेगी? इस CH3 की इस CH2 की वजह से ट्रिपलेट मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो यानी ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास निकल के आ रहा है। अब हम देखते हैं अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, C हमारे पास 10 है, तो 6C तो हमारे इस एरोमेटिक रिंग में है, 6 तो वो हो गए, 7 ये हो गया, 8, 9, 10, 11 हो गए ये। अब आप देख रहे हैं 11 हो गए हैं, इसका मतलब ये वाला जो C हमने यहां लिख दिया है, या फिर आप उसको ये वाला C भी समझते, कुछ भी समझ लीजिए, वो C हमारे कार्बन, एरोमेटिक कार्बन है इसका मतलब वो। तो यानी हम इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ये CH2 जो है डायरेक्टली इससे अटैच्ड है, तभी भी तो इस CH2 की हमारे पास सिंगलेट ही आएगी, ठीक है। इधर भी C है और इधर भी C है, और वो वाला C जो था वो एरोमेटिक रिंग का था, तो हमारे अब पूरे के पूरे 10 कार्बन हो जाएंगे। 6 कार्बन हमारे यहां पर है, 7 ये हो गया, 8 यहां हो गया, 9 ये हो गया, और 10 ये हो गया, ठीक। H है हमारे 12, तो 5 तो हमारे यहां पर आ गए एरोमेटिक रिंग में, 5 और 2 7 ये हुए,
7 और 2 9 ये हुए और ये 3 हुए, तो कितने हो गए? 12। तो ये पूरे हाइड्रोजन भी पूरे 12 हो गए। अब हमारे पास बचा एक ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अभी अब एक चीज और देख लीजिए, यहां पर एक CH2 हमने लिखा ही है और यहां पर हमने एक और CH2 लिखा है और एक ये CH3 लिखा है, और ये CH2 और ये CH2 आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। क्यों ज्वाइन नहीं होंगे? क्योंकि इस CH2 की तो हमें सिंगलेट ही मिल रही थी, और जब इस CH2 की सिंगलेट मिल रही थी तो इसका मतलब ये किसी एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिससे कि कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। और अभी हमने देख रहे हैं इसकी वैलेंसी बची हुई है, और इसकी वैलेंसी अगर बची हुई है तो इसकी भी वैलेंसी यहां बची हुई है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये CH2 और ये CH3 हमने मिला दिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इस CH2 का भी हमें सिर्फ यहां पर क्वार्टेट ही मिलेगी, क्योंकि इसके पड़ोस ये वाले कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इससे तो कोई कपलिंग हो ही नहीं रही है। और इस CH3 की हमें जो है यहां पर ट्रिपलेट मिलेगी। अब बचता है हमारे पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आप सब लोगों को पता ही है, यहां पर अगर सिंगल ऑक्सीजन है तो वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और इस कार्बन की दो वैलेंसीज फ्री भी हैं। आप ये वाले कार्बन जो मैंने डार्क कर दिया है, इस कार्बन की दो वैलेंसीज देख रहे हैं, एक ये वैलेंसी और ये वैलेंसी फ्री है। तो इसका मतलब हम यहां पर इस वैलेंसी को हटाएंगे यहां से और यहां डबल बॉन्ड लगाएंगे और ये ऑक्सीजन लग जाएगी। और इस डबल बॉन्ड लगाने से हमें क्या फायदा हुआ? क्योंकि हमारी जो ये 5 U आ रहा था भाई, 4 तो इसमें इन्वॉल्व हो गए, एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, 4 तो यहां गए और एक डबल बॉन्ड यहां आ गया। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आ गया जो हमने यहां पर नीचे बना रखा है। ये रहा वो स्ट्रक्चर, ठीक। और अब इसी स्ट्रक्चर को हम अपने यहां से देख भी सकते हैं। तो 5H की सिंगलेट तो हमें पता ही है 7.22 वैल्यू है, तो वो एरोमेटिक प्रोटॉन्स की है। फिर हम आते हैं, एक सिंगलेट मिल रही है 2 हाइड्रोजन्स की, जो हमें मिल रही है 3.59 पर, थोड़ा सा डी शील्डेड रीजन में मिल रही है। तो वो ये वाला CH2 है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग का एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट है उसकी वजह से ये CH2 जो है 3.59 पर हमें मिल रहा है। फिर एक क्वार्टेट मिल रही है 2 प्रोटॉन्स के लिए और वैल्यू है हमारी 2.77, तो ये CH2 यहां पर है। तो इसकी वैल्यू भी थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, जो 2.77 मिली, थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है, वो इसी वजह से क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का भी एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट यहां पर मिल रहा है, ठीक। फिर ट्रिपलेट हमें मिल रही है 3 हाइड्रोजन की 0.97 पे, तो वो तो वही ऐसा प्रोटॉन है ये जो sp3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक। तो इस तरह से हम इन पूरे उसको दिखा सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो क्या हो सकता है। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है, ज्यादा एग्जाम्पल मैंने नहीं कराया बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल तो कितने भी करा लो उतने ही कम है। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O2, फिर हमने U निकाला, U की वैल्यू आई यहाँ पर 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। 1 का मतलब है या तो एक रिंग है या फिर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हम अपने डेटा के बेस पर देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा वैल्यू है 1.3, जिसकी हमें ट्रिपलेट मिल रही है और 3 हाइड्रोजन्स के लिए मिल रही है, तो ये हमने लिखा CH3, ठीक है। और CH3 की अगर हमें ट्रिपलेट मिल रही है तो ट्रिपलेट कब मिल सकती है? जब ये किसी CH2 से अटैच्ड हो, तभी तो हमें इसकी ट्रिपलेट मिलेगी, क्योंकि इन दोनों प्रोटॉन की वजह से मिलेगी वो, ठीक। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 1.97, लेकिन ये सिंगलेट है और 3 हाइड्रोजन्स की है, यानी एक CH3 ऐसा भी है जिसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उसके भी बॉन्ड बना दे रहे हैं हम। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक की 2 हाइड्रोजन्स की हमें क्वार्टेट मिल रही है। तो 2 हाइड्रोजन्स की क्वार्टेट हमें कैसे मिल सकती है? वो ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं हमारे, ये रे CH2, ये CH3 से तो अटैच्ड है, तो इस CH2 की हमें क्वार्टेट क्यों मिलेगी? इस CH3 की वजह से। तो ये हो गया क्वार्टेट हमारा। तो अब हम अपने उसको देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, तो C4 है, तो हमारे C तो 4 दिखाई दे रहे हैं हमें, CH3 में, CH2 में, ये C में और ये CH3 में। इसको मैं बॉन्ड को बना दूं एक बार। H8 है, तो 3 हाइड्रोजन यहां पर है, 2 हाइड्रोजन यहां, 3 और 2 5, और ये 3 यहां 8 हो गए, तो ये भी सब पूरा हो गया। C4 H8 तो पूरा हो गया, लेकिन अभी हमारे पास बचे हैं 2 ऑक्सीजन। अब 2 ऑक्सीजन कैसे हो सकते हैं हमारे पास? अब देखो, ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है, तो हम देख रहे हैं इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हैं। तो भाई एक बॉन्ड को अगर मैं हटा दूं और एक बॉन्ड यहां लगा दूं तो एक ऑक्सीजन तो यहां हो जाएगी, ठीक। और देखो यहां पर CH2 का भी एक बॉन्ड खाली है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से अटैच होता है, तो मैं यहां पर ऑक्सीजन लगा देती हूं। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन के आ गया, वही स्ट्रक्चर मैंने यहां पर नीचे लिखा हुआ है। फिर से एक बार अपना डेटा को मैच कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन की हमें ट्रिपलेट मिल रही है, ठीक है, और वो कौन सा वाला होगा? वो यही वाला तो CH3 होगा, क्योंकि ये वाले CH3 की तो हमें सिंगलेट मिलेगी, क्योंकि इस CH3 के बगल में कोई भी कार्बन तो है लेकिन कार्बन का कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी हमें मिलेगी ट्रिपलेट, ठीक।
फिर हमारे पास वही 3 हाइड्रोजन की सिंगलेट, वही 1.97 वाला, तो वो ये हो गया 1.97, ठीक है। तो 1.23 के कंपैरिजन में 1.97 थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, ठीक। फिर क्वार्टेट मिली हमें 2 हाइड्रोजन की 4.06 पर, तो देखो कितनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, डेल्टा वैल्यू। वो इसीलिए मिल रही है, इस CH2 की हमें क्वार्टेट मिल रही है और डेल्टा वैल्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, तो इसलिए इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा देखने को मिली। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब इसके बाद तो शायद कोई नहीं है, हाँ। तो बेटा ये कुछ मैंने समझाने की कोशिश की कि आप स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और भी समझना है तो मैंने ना एक MCQs बनाए हुए हैं BSc 4th सेम के लिए, NMR के। वहाँ पर भी मैंने कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस MCQs थोड़े डिस्कस किए थे, ये इसी टाइप के, न्यूमेरिकल्स टाइप के। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा हेल्प और भी हो सकती होगी आपकी, तो आप देख लेना अगर आपको ठीक लगे तो, अगर टाइम हो तो। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में BSc 4th सेम में वहाँ पर MCQs बने हुए सबसे लास्ट में, मतलब NMR जहाँ खत्म हुई है उनकी, वहाँ पर बना रखे हैं। तो उसमें भी कुछ थे, वहाँ पर आपको चॉइस भी मिल जाएगी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि तो 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा होगा। तो वो ऐसे ही NMR डेटा दे रखे हैं, तो उसके बेसिस पर आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो आज बेटा MSc लेवल पे जो आपकी प्रोटॉन NMR थी वो यहाँ पर खत्म होती है। अब इसके बाद मैं कार्बन 13 NMR जो है स्टार्ट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।